स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल GS बाय नीरज सर में। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी की कला के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो हम कला का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें अब हम प्रागैतिहासिक से निकलकर आद्य ऐतिहासिक में प्रवेश करने वाले हैं। और हमने आपको बताया था कि जो आद्य ऐतिहासिक होता है, जो आपका आद्य ऐतिहासिक होता है, उसमें क्या होता है कि लिखित साक्ष्य तो हमारे पास होते हैं, लिखित साक्ष्य होते हैं, पर जो आपके ये लिखित चीज़ें हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे हम आद्य ऐतिहासिक में डाल देते हैं। तो सिंधु घाटी की कला के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले तो सिंधु घाटी की कला हमें पढ़नी है, तो ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। और अब जैसा कि जानते हैं, सिंधु नदी क्षेत्र में जितनी सभ्यताएं पनपी हैं उन्हीं को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के समकालीन जो भारत में भी जो आई हैं सभ्यताएं, जैसे सिंधु नदी से काफ़ी दूरी पर जो चीज़ें बसी हुई हैं उन्हीं के समकालीन हैं, उन्हीं चीज़ों से मिलती जुलती हैं, उन्हें भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता में हम पढ़ेंगे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले भी कुछ सभ्यताएं चल रही थीं, या उसके समकालीन भी कुछ सभ्यताएं चल रही थीं, तो उन्हें देखना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और कलात्मक दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम कला का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहेंगे जो कला से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो है आपका कि मिट्टी के बर्तनों से पूर्व की सभ्यता, यानी मिट्टी के बर्तनों से पूर्व की सभ्यता का क्या मतलब है? जो आपकी सिंधु सभ्यता है या सिंधु घाटी की जो कला है उसमें आप देखेंगे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो पात्र बनाए जाते हैं, उस पर कलाकारी की गई है, चित्रात्मक लिपि भी उसी पर पाई गई है। तो वहाँ पर जो कला का निर्माण हुआ है, जो मृत भांडों पर, वो उन चीज़ों के से पहले भी एक सभ्यता थी। ये तो एक अपनी सभ्यता हो ही गई और इनसे अलग भी एक सभ्यता थी, तो उसी को नाम दिया गया है कि मिट्टी के बर्तनों से पूर्व की सभ्यता। तो यहाँ एक क्रम से हम देखेंगे कि कौन कौन सी सभ्यताएं उस समय अस्तित्व में थी। दूसरा क्या है? क्वेटा सभ्यता। क्वेटा सभ्यता का जो समय है वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व का मतलब आप जानते हैं कि ईसा के जन्म स्थान को अगर हम यहाँ मान लें तो इससे जो पहले की चीज़ें हैं वो ईसा पूर्व हो गई, और जो बाद की चीज़ें हैं वो ईसवी में आ गई। ठीक, ईसा का जन्म यहाँ से है। अब होता क्या है कि 3000 ईसा पूर्व अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को यहाँ पर खड़ा मानते हैं। कहाँ पर? हम अपने आप को यहाँ पर खड़ा मानते हैं कि यहाँ से ही हम चीज़ों को देख रहे हैं। पर अगर हम वर्तमान से देखें तो वर्तमान में हम यहाँ पर हैं, और इतनी दूरी को या इतने समय काल को भी हम जोड़ेंगे तब जाकर हम यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को पा पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। तो 3500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व हमारी कौन सी सभ्यता थी? क्वेटा सभ्यता। और ये जो सभ्यता है, ठीक है, वो है क्या? वो स्थान, जिस स्थान पर वो पाई गए हों उन्हीं के आधार, उन्हीं के नाम पर रख दी गई है। फिर दूसरा है आपका अमरी नुंदरानाल सभ्यता। अमरी नुंदरानाल सभ्यता तीसरा है आपका ये। और इसका जो समय काल है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। अभी आप देखेंगे कि जो दो तीन सभ्यताएं आपस में मतलब एक ही समय में, अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समय में चल रही थी। फिर है आपका चौथा झोब सभ्यता। झोब सभ्यता कब से कब तक है? आपका झोब सभ्यता जो है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। यानी अगर हम देखें तो ये भी आपका इंक्लूड हो जा रहा है और थोड़ा बहुत ये भी आ जा रहा है। यानी क्वेटा सभ्यता और अमरी नुंदरानाल सभ्यता जब चल रही थी उसी समय, उसी के समकालीन में आपका झोब सभ्यता भी चल रहा था। फिर पांचवा जाइए, कुल्ली में ही सभ्यता। कुल्ली में ही सभ्यता क्या है? 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। अगर देखें तो इसमें भी कुछ चीज़ें समकालीन तौर पर झोब सभ्यता भी इसमें कुछ समय उसका इंक्लूड हो जा रहा है। तो कुल्ली में ही सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक है, जो आपका वो क्या है? कुल्ली में ही सभ्यता। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। नंबर 6 पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। और महत्वपूर्ण यही कि हड़प्पा को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे या सिंधु घाटी की कला में हम पढ़ेंगे।
ठीक, सबसे सर्वाधिक चीज़ें तो इसी से हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक है हड़प्पा सभ्यता। फिर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता। अब ये चीज़ें वही है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ही है, लेकिन क्षेत्र अलग होने की वजह से हम इन्हें अलग अलग नाम देकर चल रहे हैं। ठीक है, लोथल सभ्यता, लोथल आपका ये गुजरात में आ जाता है, काल वही है आपका। इसका क्या समय है, 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। फिर है झूकर तथा झांगर सभ्यता, 1500 ईसा पूर्व। ठीक, झूकर तथा झांगर सभ्यता आपका क्या है, 1500 ईसा पूर्व है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं, एक सरसरी निगाह पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास चीज़ें आई हैं वो क्या क्या हैं, कि जो सिंधु घाटी की कला है उसके अंतर्गत हम कुछ क्षेत्रों को पढ़ेंगे जिसमें है मिट्टी के बर्तनों के पूर्व की सभ्यता, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद क्वेटा सभ्यता जो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक है, ये आपका समय काल है। आपको ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है और एक क्रम से रखना है। फिर है अमरी नुंदरानाल सभ्यता, ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक है। फिर है आपका झोब सभ्यता, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। फिर कुल्ली मेही सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता आपका है 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक है। फिर आपका मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता आ जाती है, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता, तो ये आपका 2200 से 1800 ईसा पूर्व तक है। झोंकर तथा झागर सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व है। अब हम एक एक सभ्यता को धीरे धीरे देखते हुए आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम आदि ऐतिहासिक कालीन में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो कला का इतिहास है वो इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और एक एक समय काल के अनुसार कि समय में सबसे पहले क्या आई, फिर उसके बाद क्या आई, फिर उसके बाद क्या आई, फिर उसके बाद क्या आई, इस स्टेप से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, क्वेटा सभ्यता की कला। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम मिट्टी के बर्तनों से पूर्व की सभ्यता की बात कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत आपका क्वेटा सभ्यता आ जा रहा है, और पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है कलात्मक इतिहास में। तो क्वेटा सभ्यता की कला के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, क्वेटा एक स्थान का नाम है। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी आपके पास सभ्यताएं आई वो स्थान के नाम से ही संबोधित की गई। इसमें क्या है कि सर अयूरायल स्टीन को, ये नाम आपको याद रखना है, अयूरायल स्टीन को क्वेटा क्षेत्र में कुछ पकाई हुई मिट्टी के सिर प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे आपको, क्वेटा क्षेत्र में पकाई हुई मिट्टी के सिर प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती ग्रामीण सभ्यता के सबसे पहले चिन्ह किला गुल मोहम्मद में मिली। कहाँ पर मिली, किला गुल मोहम्मद में क्या मिली, सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती ग्रामीण सभ्यता के चिन्ह। ठीक है, नगरीय सभ्यता के चिन्ह नहीं, ग्रामीण सभ्यता के चिन्ह आपको कहाँ मिले, किला गुल मोहम्मद में मिली, जो क्वेटा से 400 गज पश्चिम में है। वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में इसे हम कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से हमें प्राप्त हुई। तो खुरचने के औजार मिले, शतखली से बने प्याले मिले, कन्नी नुमा आकार के अवशेष मिले, और मिट्टी के सिर रहित मूर्ति मिली। जो मूर्तियाँ मिली वो क्या है, सिर रहित है। आगे इनकी विशेषताएं देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ की प्राप्त मूर्तियाँ झोब में निर्मित मूर्तियों की शैली से भिन्न है। अभी जब हम आगे झोब में पढ़ेंगे कि झोब में आखिर क्या चीज़ें थी जो क्वेटा में नहीं थी, या क्वेटा में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो झोब में नहीं थी, जो मूर्तियों का निर्माण हुआ उनमें क्या अंतर था। तो ये हम एक दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या था। यहाँ की मूर्तियों के सिरों पर कानों तक बंधे चौड़े टायरा जैसे आभूषण बनाए गए हैं। माथे के ऊपर शंकु आकार के निकले हुए आभूषण बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो मूर्तियों के सिरों पर है आपके, वो कानों तक बंधे चौड़े टायरा आकार के, कहाँ तक थे, चौड़े टायरा आकार के थे, और वो कहाँ तक के, कानों तक थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि माथे के ऊपर शंकु आकार के निकले हुए आभूषण बनाए गए हैं। माथे के ऊपर जो है शंकु आकार, जो आकार का आभूषण टाइप जो बनाया गया था वो किस आकार का था, वो शंकु आकार का था। जो मूर्तियों के माथे पर आभूषण बनाए गए हैं उनका जो आकार था वो शंकु आकार का था।
तो यहाँ तक जो आपकी क्वेटा सभ्यता थी उसमें बस इतनी चीज़ें थी। और यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि वहाँ पर मिली क्या क्या, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके आभूषणों के बारे में जो दिया हुआ है कि कानों तक बंधे चौड़े टायरा जैसे आभूषण थे, और माथे पर जो उनके मिलती थी जैसे आभूषण बनाए गए, माथे के ऊपर शंख आकार के निकले हुए आभूषण बनाए गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा दो चीज़ें, एक तो माथे के ऊपर शंख आकार के निकले हुए आभूषण बनाए गए, ठीक, और एक यहाँ पर कहा है कि मिट्टी के सिर रहित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ कुछ जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो सिर वाली मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें अगर एक दो सिर वाली मूर्ति जो मिली है वहाँ पर, उनमें जो आभूषण और सिर के ऊपर बनाए गए हैं वो क्या हैं, शंख आकार के। और ज़्यादातर मूर्तियाँ जो पाई गई हैं वहाँ पर वो क्या हैं, आपकी सिर रहित मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ये दोनों लाइनें विरोधाभास उत्पन्न करती थी, पर सारी मूर्तियाँ ऐसी नहीं थी कि जो सिर रही थी मिली हों। उमरी नुंदरानाल सभ्यता की कला। फिर अगला हमारा क्या जाता है, उमरी नुंदरानाल सभ्यता की कला। इसमें क्या है, उमरी, गाजीशाह, पिंडी, वही, लोहरी तथा सहसन की खुदाई में आभूषण प्राप्त हुए। इसमें इतना ही है कि ये जो स्थान है उमरी, गाजीशाह, पिंडी, वही, लोहरी तथा सहसन की खुदाई में क्या हुए, आभूषण प्राप्त हुए। ये उमरी नुंदरानाल सभ्यता की कला में आपको बस इतना ही पढ़ना है। फिर क्या है आगे, झोप सभ्यता की कला। जैसा कि क्वेटा में हमने पढ़ा था कि कुछ मूर्तियों की तुलना जो है वो आपके कहाँ से कराई जा रही थी, झोप सभ्यता की कला से कराई जा रही थी। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना है कि झोप में आखिर क्या क्या चीज़ें थी, उसके बाद हम कंपेरिजन कर लेंगे इन दोनों का। तो झोप नदी घाटी में विकसित हुई सभ्यता झोप सभ्यता कहलाई। यानी कहाँ विकसित हुई थी, झोप नदी घाटी में विकसित हुई सभ्यता क्या कहलाई, झोप सभ्यता कहलाई। कुंवरदार साँड़ की मूर्तियां जो कुल्ली में प्राप्त साँड़ों की मूर्तियों के समान है। कुल्ली में जो मूर्तियां साँड़ की प्राप्त हुई है वही उसी के समान आपको कहाँ, झोप सभ्यता में मिली है। पिरियानो घुंडाई के एक मूर्ति खंड में घोड़े का अग्रभाग मिला है। जो ये पिरियानो घुंडाई है आपका, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, तो ये जो आपका पिरियानो घुंडाई के एक मूर्ति खंड में घोड़े का अग्रभाग मिला है, ठीक है। जो वहाँ पर मूर्ति का खंड आपको खंड मिला है मूर्ति का, उसमें घोड़े का सिर्फ आगे का भाग ही मिला है। अगला क्या है कि सिर रहित साँड़ की मूर्ति मिली जिसके पैर छोटे और शारीरिक बनावट जो है वो स्वस्थ है। जो अगला पॉइंट है इसका आपका, वो क्या कह रहा है कि जो आपको साँड़ की मूर्ति मिली है वो सिर रहित है और उसके पैर छोटे हैं और शारीरिक बनावट स्वस्थ है, ठीक। इसकी लंबाई जो है वो 8 इंच है। डाटा आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी डाटा पूछ लेता है। जैसे पिछले वर्ष उसने नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई पूछ ली थी, ठीक है। अब रीता प्रताप वाले पढ़कर जो गए थे वो गलत हो चुका था, ठीक। तो इस तरीके से डाटा को आप, जो पुरातत्व विभाग की साइटें होती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट पर आप जाकर वहाँ से आप डाटा मैच कराएं और उसके बाद ही आप प्रमाणित मानकर उसी को आप याद करें। जो चीज़ें आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं उनके लिए। फिर क्या है आपका, झोप घाटी से प्राप्त अन्य मृण मूर्तियाँ भग्नावस्था में हैं, ठीक है, यानी टूटी हुई अवस्था में है। झोप घाटी से जो भी मूर्तियाँ लगभग प्राप्त हैं, अन्य मूर्तियाँ जो हैं वो क्या हैं, मृणमयी मूर्ति। मृणमयी मतलब मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो भग्नावस्था में है, टूटी हुई अवस्था में है। इनका गठन भद्दा है, ठीक। ये मूर्तियाँ हाथ रहित हैं, इनमें हाथ नहीं और इन्हें कमर के नीचे तक ही बनाया गया है। फिर अगला है कि निचला भाग सपाट रूप से कटा हुआ है, कमर के नीचे तक ही बनाया गया है और नीचे का भाग जो है वो कटा हुआ है सपाट रूप से, यानी फ्लैट एकदम कटा हुआ है इस तरीके से। सिर काले रंगे गए हैं। ये सब आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से ही कलात्मक चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जो सिर है वो काले रंगे गए हैं तथा सिर पर सादा ढंग का टायरा यहाँ पर आप जान लीजिए कि क्या होता है, श्रृंगार पट्टी। क्या है आपका, श्रृंगार पट्टी।
पिरियानो घुंडाई कायुदानी तथा युगल घुंडाई के माथे चिकने, नाक उल्लू की चोंच जैसी, आँख की पुतलियों के स्थान पर गहरे छेद। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो पिरियानो घुंडाई कायुदानी तथा युगल घुंडाई के जो माथे हैं, ठीक है, माथे कैसे हैं, वो आपके चिकने हैं। किसके किसके? पिरियानो घुंडाई कायुदानी और युगल घुंडाई के जो माथे हैं वो चिकने हैं। नाक उल्लू की चोंच जैसी है। आँख की पुतलियों के स्थान पर गहरे छेद हैं, ठीक है, पुतलियाँ ना होने के बजाय गहरे छेद कर दिए गए हैं। छाती की बनावट गोल तथा अग्रभाग यथार्थ ढंग से निर्मित है। आगे का जो भाग है वो एकदम जैसा जैसा कि होना चाहिए उसी तरीके से निर्मित किया गया है, पूरी तरीके से यथार्थ है। सिर पर पहना हुआ कपड़ा अत्यधिक भारी प्रतीत होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उस पर सिर पर जो कपड़े पहनाए गए हैं वो आपको कैसे प्रतीत हो रहे हैं? भारी। और ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो हैं वो आपकी उसकी विशेषता, कलात्मक विशेषता को बता रही हैं जो मूर्तियां मिली हैं वहाँ पर। तो एक बार आइए हम फिर से इसे देख लेते हैं, झोब सभ्यता की कला को। झोब सभ्यता की कला में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि झोब नदी घाटी में विकसित हुई सभ्यता है। ये मिली हुई वस्तुएं क्या क्या है? कुबरदार सांड की मूर्ति है जो कुल्ली में प्राप्त सांडों की मूर्तियों के समान है। पिरियानो घुंडाई के एक मूर्ति खंड में घोड़े का अग्रभाग मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर रहित सांड की मूर्ति मिली जिसके पैर छोटे और शारीरिक बनावट स्वस्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितनी कलात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, मूर्तियाँ कैसी हैं, उनमें क्या विकृतियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आपको एकदम परफेक्ट रूप से इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि मूर्तियों का जो विवरण है वो आपके दिमाग में एकदम बसा होना चाहिए कि उससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर दे सकें। लंबाई जो है उसकी 8 इंच है। झोब घाटी से प्राप्त अन्य मूर्तियां भग्नावस्था में हैं, अर्थात टूटी हुई हैं। इनका गठन जो है वो भद्दा है। ये मूर्तियां हाथ रहित हैं, यानी इनमें हाथ नहीं है, इन्हें कमर के नीचे तक ही बनाया गया है, पूरा यानी नहीं बनाया गया है। निचला भाग सपाट रूप से कटा हुआ है, यानी कुछ ऐसे अगर कटा है या इस तरीके से कटा है तो ये बिल्कुल एकदम सपाट कटा है। पिरियानो घुंडाई कायुदानी, पिरियानो घुंडाई कायुदानी तथा युगल घुंडाई के माथे, ये जो दो मूर्तियां हैं, युगल घुंडाई के माथे चिकने, नाक उल्लू की चोंच जैसी, माथे जो है इनके क्या है? चिकने हैं, नाक उल्लू की चोंच जैसी है। आँख की पुतलियों के स्थान पर गहरे छेद हैं और छाती की बनावट क्या है? गोल है और अग्रभाग यथार्थ ढंग से निर्मित है। सिर पर पहना हुआ कपड़ा अत्यधिक भारी प्रतीत होता है। तो ये इनकी खूबियाँ हैं, आपको इन्हें शब्दशः याद कर लेना है क्योंकि प्रश्न में यहीं से पॉइंट उठाकर आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है लंबाई कितनी है, उनके जो नीचे के हिस्से काटे गए हैं वो कैसे काटे गए हैं, इनके अग्रभाग के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी छाती की बनावट पूछी जा सकती है, आँखों के बारे में पूछा जा सकता है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं कलात्मक, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दें।